नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं शिव कुमार, मेरे साथ हैं डॉक्टर राकेश पाठक सर। सर का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। दरअसल आज उपचुनाव की मतगणना का दिन है। पहले तो सबने सवाल खड़े किए कि आखिर 4 दिन बाद मतगणना क्यों हो रही है। लेकिन भाई चुनाव आयोग है, 4 दिन बाद आज मतगणना शुरू हुई और 3 सीटें थी। देश की निगाह 2 सीटों पर लगी हुई है। गुजरात की सीट से किसी का कोई लेना देना नहीं है। देश की निगाह इस समय दतिया, जहां नरोत्तम मिश्रा ने सड़क बंद कर दी थी, शहर बंद कर दिया था, बाजार बंद कर दिया था। उस दतिया में क्या हो रहा है, और एक जिन्हें मोदी ने अपना बॉस बताया था, उनकी जो द्वारा रिक्त की गई सीट है, वहां क्या होगा। क्योंकि बीजेपी के हर बड़े नेता ने कहा था कि यहां से अगर हम कुत्ता, बिल्ली, विलार के गले में भी अगर हम अपना चुनाव चिन्ह बांध देंगे तो वो विधायक बन जाए। तो पहले दर्शकों को बता दें कि अब तक का रुझान क्या है। चुनाव आयोग की वेबसाइट के मुताबिक हम इधर उधर की बात नहीं करेंगे, हम मुद्दे की बात करेंगे कि 15 राउंड की मतगणना चुनाव आयोग की वेबसाइट पर दर्ज हो चुकी है। प्रशांत किशोर को 29,752 मत मिल चुके हैं और 8,202 मतों से आगे है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नीरज कुमार को 21,550 मत मिले हैं, वो 8,202 मतों से पीछे हैं। वहीं तीसरी उम्मीदवार रेखा कुमारी हैं, जो 6,755 मत पाकर तीसरे नंबर पर हैं, जो राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार है। ये सबसे बड़ा सवाल यह है कि राष्ट्रीय जनता दल पार्टी के उम्मीदवार को उतने मत नहीं मिल पाए हैं अब तक जितने से प्रशांत किशोर आगे हैं। राहुल गांधी की यहां बड़ी जीत है। राहुल गांधी ने पहले ही दिन प्रशांत किशोर के समर्थन का ऐलान कर दिया था। अब हम बात करेंगे दतिया की, फिर सर से समझेंगे कि क्या होगा, क्या नितिन नवीन को इस्तीफा देना पड़ेगा और क्या होगा। 7 राउंड की अब तक मतगणना दतिया पर हो चुकी है। 8 राउंड की मतगणना बाकी रह गई है, यानी आधे मत गिने जा चुके हैं। और कांग्रेस के घनश्याम सिंह को 31,436 मत मिल चुके हैं। 28,141 मत बीजेपी के आशुतोष तिवारी को मिले हैं और 3,300 मतों से घनश्याम सिंह आगे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आजाद समाज पार्टी के दामोदर यादव 10,451 मत पाकर वहां एक नई हवा पैदा कर दी। अगर दामोदर यादव चुनाव नहीं लड़े होते तो कांग्रेस का उम्मीदवार 15,000 मतों से आगे होता, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। लेकिन हो सकता है कि दामोदर यादव ही जीत का कारण बने हो। कई बार ऐसा होता है कि हमसे विरोध जरूर है हम, लेकिन हम आपको वोट नहीं देना चाहते हैं। तो सर, क्या अब जो शाह का इस्तीफा, नितिन गडकरी का इस्तीफा, वो एपेस्टीन वाले मंत्री हरदीप पुरी का इस्तीफा, विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद के इस्तीफा, कई मंत्रियों के इस्तीफे की चर्चा में अब नितिन नवीन यानी बॉस को इस्तीफा देना पड़ेगा। देखिए, नरेंद्र मोदी के बॉस की विधानसभा सीट है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। देश ने देखा था जब नितिन नवीन ने कार्यभार संभाला था दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में, तो नरेंद्र मोदी ने यही कहा था कि ये हमारे भी बॉस हैं। और फिर वो सीढ़ियों पर चलते उतरते आगे पीछे वो सब देखा था लोगों ने। नितिन नवीन के खाली करने से पटना की बांकीपुर सीट पर उपचुनाव हुआ। हम आगे बात करें उससे पहले बांकीपुर सीट के इतिहास पर बात करना जरूरी है, ताकि दर्शक ये समझ पाएं कि ये कितनी बड़ी हार होने जा रही है। अगर ये क्रम जारी रहा प्रशांत किशोर का, बांकीपुर सीट 1957 में बनी पटना पश्चिम विधानसभा सीट नाम से। लगातार वहां पर अलग अलग पार्टियों के लोग जीतते रहे, वहां वामपंथी भी जीते, कांग्रेसी भी जीते, समाजवादी भी जीते। इसके बाद अब उन सबके नामों को जिक्र करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद परिसीमन हुआ, परिसीमन 2008 में हुआ, तब से ये बांकीपुर कहलाई। मजेदार बात यह है, पिछले 9 विधानसभा चुनाव से भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव जीत रही है। और बॉस के लिए तो इसलिए महत्वपूर्ण है कि उनके पूज्य पिताजी नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा 1995, 2000, 2005 इतनी बार लगातार जीतते रहे।
2006 में पिता के निधन के बाद नितिन नवीन ने वहां चुनाव लड़ा। नितिन नवीन 2010, 2015, 2020, 2025 कुल 9 बार से पिता पुत्र बांकीपुर विधानसभा सीट जीत रहे थे। और जीत का अंतर भी ऐसा वैसा नहीं है शिव कुमार जी। देखिए, जो 2010 की जीत है 60,840 वोटों से नितिन नवीन चुनाव जीते। 2015 और 2020 में 39,000 वोटों से चुनाव जीते। 2025 अभी विधानसभा चुनाव हुआ है, जुमा जुमा 4 रोज हुए हैं बिहार के विधानसभा चुनाव में, 51,936 वोटों से चुनाव जीते। क्षमा कीजिए, बिहार में पहली बार आजादी के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। बांकीपुर सीट से 9 बार से जीत रही भारतीय जनता पार्टी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के खाली करने पर हुए उपचुनाव में अगर हार रही है, जो कि अब लगभग तय है, प्रशांत किशोर की बढ़त बहुत हो चुकी है, तो ये सीधे सीधे न केवल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बल्कि नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सबके नेतृत्व पर सवालिया निशान है। देखिए, राजनीति में एक सीट कितनी महत्वपूर्ण होती है, इसका महत्व इस बात से है कि वो किसकी सीट रही है, किसके खाली करने से उपचुनाव हो रहा है। जैसे राहुल गांधी की अमेठी की हार जो थी, वो सचमुच में ऐतिहासिक और उनके लिए बहुत झटके वाली हार थी। इसी तरह नितिन नवीन की सीट पर अगर बीजेपी हार रही है, वो भी तब जब नरेंद्र मोदी, अमित शाह, सम्राट चौधरी, बिहार में पहली बार बीजेपी की सरकार, उस सीट को खाली करने वाला व्यक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, अपने ही घर में, अपने किले में, अपने दुर्ग में खेत रहा है। अगर यूं कहा जाए कि नितिन नवीन यानी कि नरेंद्र मोदी के बॉस अपने ही गढ़ में धराशायी हो गए, उनका किला भीतर से भर भरा कर गिर पड़ा है। अब इसकी मीमांसा आगे चल के होती रहेगी कि क्या वजह है, क्या इसके पीछे जैन जी का आंदोलन है जो अभी खत्म हुआ जुमा जुमा कुछ रोज पहले, क्या इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की अंतर्कलह है, पहले किसी और का नाम घोषित हुआ फिर नाम बदला गया, क्या प्रशांत किशोर की वर्षों की तपस्या का फल है जो बिहार में वे घूम घूम कर इतने सालों से संघर्ष कर रहे थे और किसी भी चुनाव में जीत नहीं पा रहे थे। विधानसभा चुनाव में पूरा जब विधानसभा चुनाव हुआ तो बहुत करारी मात हुई थी प्रशांत किशोर की, गिनती के भी वोट पूरे प्रदेश में उन्हें नहीं मिले थे। तो अगर अब वे बिहार की विधानसभा में कदम रखने जा रहे हैं तो खास तौर से बिहार की राजनीति के लिए, अब हम इसको राष्ट्रीय राजनीति से नहीं जोड़ेंगे, लेकिन बिहार की राजनीति में आज के बाद प्रशांत किशोर भले अकेले विधायक हों अपनी पार्टी के जन स्वराज के, लेकिन एक अहम किरदार बन जाएंगे। तो मैं समझता हूं कि बाकी ये 15 राउंड तक की मतगणना का ये अभी हमने चुनाव आयोग की वेबसाइट से, क्योंकि जो चुनाव आयोग में दर्ज होगा वही डेटा माना, हम उसी को माने, बाकी तो डेटा कुछ भी हो। तो ये 15 राउंड तक का डेटा है, जहां प्रशांत किशोर को 29,752 मत मिले हैं और 8,202 मतों से आगे हैं। नीरज कुमार को 21,500, रेखा कुमारी को 6755, यानी आरजेडी को उतने भी मत नहीं मिल पाए हैं जितने से प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। एक बड़ी बात है। और प्रशांत किशोर के विधानसभा पहुंचने से आप ये भी देखेंगे कि जो व्यक्ति सार्वजनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये पूछता हो कि मुख्यमंत्री बिना पढ़ा लिखा है, हाफी डेविड बोलता है, ये हत्यारा है, इसने एक हत्या में इसका नाम था, इसके पास डिग्री झूठी है, तो विधानसभा में क्या हश्र होगा आप समझ लीजिए। इससे भी भाजपा तो सर मैं अब आपको दतिया ले चलता हूं। दतिया का भी मैं अभी आपके समक्ष स्क्रीनशॉट ला रहा हूं, शेयर अभी तस्वीर ला रहा हूं कि अब तक वहां कितने मत मिले। लेकिन सर दतिया पर क्या, अगर कांग्रेस जीती तो फिर नरोत्तम मिश्रा का भविष्य क्या होगा? सुनने में सर आया है कि एक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही है कि वहां के जिला अध्यक्ष को निकाल दिया गया है,
क्योंकि आपको पक्का पता होगा क्या है पोजीशन, या फर्जी देखिए, है वो। बीजेपी नहीं, बीजेपी जिलाध्यक्ष के निकाले जाने की खबर अभी सही नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने इस बार बड़ी जेट स्पीड से एक्शन लिया है। मतगणना आज शुरू होनी थी। कांग्रेस आला कमान ने एक दिन पहले सोमवार की शाम को ही क्षमा क्षमा कीजिए, के इतवार साथ, की शाम, ये दतिया की आपके समक्ष आंकड़े बता दिए। आंकड़े हैं, क्योंकि दतिया पे 7 राउंड की मतगणना हो गई, टोटल 15 राउंड में काउंटिंग होनी है। घनश्याम सिंह को 31,436 मत मिल चुके हैं। 3,295 मतों से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी के आशुतोष तिवारी से आगे चल रहे हैं। दामोदर यादव मंडल आजाद समाज पार्टी काशीराम के उम्मीदवार 10,451 मत पाकर तीसरे नंबर पर बने हुए हैं। ये एक बड़ी उपलब्धि है आजाद समाज पार्टी के लिए सर। देखिए, निश्चित तौर पर दामोदर अपनी स्थिति लगातार दर्ज करा रहे हैं, लेकिन असली लड़ाई वहां पर सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी के बीच थी। वैसे भी मध्य प्रदेश की राजनीति घोषित रूप से द्विदलीय राजनीति है। कांग्रेस और बीजेपी यही अदला बदली सत्ता की करते रहते हैं। 20 साल में सिर्फ एक बार कांग्रेस अभी सत्ता में आई थी 2018 में, जो सिंधिया के दल बदलते जाती रही। दतिया के चुनाव में जो मैं जिक्र कर रहा था कि बीजेपी के जिलाध्यक्ष के निष्कासन की खबर अभी पुष्ट नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने बड़ा एक्शन ले लिया। जिस कांग्रेस पर ये आरोप लगते रहे हैं कि वहां फैसले देरी से होते हैं, आला कमान समय पर भितरगाथियों पर कोई एक्शन नहीं लेता है, वहां भूतपूर्व विधायक राजेंद्र भारती, जिनके अयोग्य ठहराए जाने के बाद ये उपचुनाव हो रहा था, कांग्रेस के टिकट पर जीते थे 2023 में, इन्हीं नरोत्तम मिश्रा को हराया था। उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया गया था गिनती शुरू होने से पहले, इतवार की शाम को ही। ये तो सर आप ये बड़ी बड़ा खबर बता रहे हैं कि मतगणना से तत्काल पहले ऐसे विधायक को निकाल दिया जो उन्हीं का विधायक था। उन्हीं का विधायक था, जिसके अयोग्य ठहराने से सीट खाली हुई थी, जिसे सजा हुई थी, जिसने नरोत्तम मिश्रा जैसे दिग्गज को दतिया में हराया था। 3 बार से जीत रहे थे नरोत्तम मिश्रा, इससे पहले 3 बार डबरा में जीत चुके थे। तो कांग्रेस के लिए तो बहुत बड़ी उपलब्धि थी 2023 की। लेकिन इस चुनाव में दोनों पार्टियों में जो भितरघात चल रही थी, घोषित प्रत्याशियों को हराने के लिए दोनों पार्टियों के बड़े बड़े दिग्गज लगे हुए थे। बीजेपी ने तो कुछ किया नहीं अभी तक, न नरोत्तम मिश्रा पर कोई एक्शन लिया, न उनके कार्यकर्ताओं पर, न उन पदाधिकारियों पर। उस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन कांग्रेस ने एक्शन ले लिया। राजेंद्र भारती को एक और सीट है मंजुलपुर। ये मंजलपुर मंजलपुर गुजरात की, हाँ गुजरात की सीट है। क्योंकि हमारे लिए तो, हम तो पत्रकारिता करते हैं, हमसे तो सारी सीटों का हमें रुझान अपने दर्शकों को देना हमारी नैतिक जिम्मेदारी। तो यहाँ बीजेपी ने बड़ी बढ़त कायम की है, यानी गुजरात में मोदी अपना तिलिस्म कायम करने में कामयाब रहे। और ये सीट आपके समक्ष है मंजुलपुर की, जहां 29,008 मतों से बीजेपी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। 19 राउंड में से 18 राउंड की मतगणना हुई। सर मेरा सवाल है आपसे, ये 19 राउंड में 18 की हो गई, यहां 31 राउंड में 15 की हो पा रही है, और यहां 15 राउंड में सिर्फ 7 की हो पा रही है। टाइम बराबर है, ईवीएम से चुनाव है, सिस्टम बराबर है। ये सवाल चुनाव आयोग पर खड़े हो जाते हैं। देखिए, चुनाव आयोग की भूमिका तो अब पूरे देश की जानकारी में है, सबको पता है। क्या सर ऐसा है वहां बीजेपी आगे चल रही है तो खटाखट अपडेट हो रहा है, यहाँ पीछे चल रही है थोड़ा स्लो हो रहा है? जाहिर, मैं थोड़ा समझने का आपसे प्रयास। जाहिर है, देखिए, देरी करने का एक तरीका होता है, जो टेबुलेशन होता है हर राउंड का, अलग अलग टेबल का, उसमें ये देरी करते हैं। वरना कोई वजह नहीं है कि इतना अंतर आए कि जिन 2 सीटों पर बीजेपी पीछे चल रही है, वहां आप इतनी धीमी गति से अपडेट कर रहे हैं। आयोग की वेबसाइट पर अपडेटिंग नहीं चल रही है समय से। गुजरात की चल रही है, वहां चूंकि बीजेपी आगे चल रही है। खैर, हमने हमारी जिम्मेदारी थी सूचना देना। 3 सीटों का चुनाव है, तीसरी की जानकारी देती वो इतनी महत्वपूर्ण है ही नहीं। गुजरात तो मोदी शाह का गढ़ है। राहुल गांधी कितना भी दावा करते रहे, वहां अभी बीजेपी को टक्कर देना थोड़ा कठिन काम। दतिया पर लौटते हैं, कांग्रेस ने एक्शन ले लिया, राजेंद्र भारती को पार्टी से निष्कासित कर दिया, निलंबित। सर एक बड़ी खबर, सर बड़ी खबर, सर दतिया पर 8वें राउंड में
सीधा सीधा एक लंबा स्वीप हुआ है और घनश्याम सिंह 6,500 यानी 6600 मतों से आगे हो गए। बहुत एक बढ़िया। बड़ा देखिए, बड़ा उलटफेर है। देखिए, अब थोड़ी संभावना बनती है कि इस वक्त दोपहर के 2 से ज्यादा बज चुके हैं, तो प्रशांत किशोर और दतिया में कुंवर घनश्याम सिंह, इनकी बढ़त अब निर्णायक मोड़ पर आ गई है। आमतौर पर मुश्किल होता है आधे दिन तक जो आगे चलता रहे वो फिर अचानक पीछे हो जाए। कोई बहुत बड़ी उलटबाजी हो तो कह नहीं सकते। और सर दतिया को लेकर इस राउंड में जो वोट मिले वो 6,828, 8वें राउंड में वोट मिले घनश्याम सिंह को। बीजेपी उम्मीदवार को वोट मिले 3,540 और अंतर बहुत। आजाद समाज पार्टी के दामोदर यादव को 1,307 वोट मिले। अब ये देखिए, ये जो क्रम बन गया है, ये लगातार हो सकता है बना रहे। इस तरह की बातें भी आ रही थी कि वो जो देहात का क्षेत्र है जहां बीजेपी को ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र में उम्मीद है, वहां की पेटियां खुलेंगी, मशीनें खुलेंगी तो कुछ होगा। संभवतः वो भी खुल गई होंगी अब। तो अब बहुत अंतर दिखाई नहीं दे रहा कि इसमें कोई परिवर्तन होगा। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चर्चा जरूरी है शिव कुमार जी। दतिया का ये चुनाव डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के राजनीतिक भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाला है। उनकी आफत तो दोनों तरह से थी, इधर कुआं उधर खाई। आशुतोष तिवारी अगर जीतते तो नरोत्तम मिश्रा के लिए हमेशा के लिए दरवाजे बंद हो जाते। जाहिर है, जो व्यक्ति उपचुनाव में जीतेगा 2028 में फिर उसे टिकट मिलेगा। किस आधार पर उस समय कोई टिकट काटेगा कि 2.5 साल में इतने अलोकप्रिय हो गए। और अगर हारते हैं आशुतोष तिवारी तो अब इसका ठीकरा भी नरोत्तम मिश्रा के सिर पर ही आएगा। अब पार्टी आलाकमान, जो मैंने पहले दिन आपसे कहा था, याद कर लीजिए कि नरोत्तम पर गाज गिरेगी गिनती के बाद, नतीजों के बाद। मैंने हर चैनल पर यह कहा था कि पार्टी सिर्फ तब तक चुप बैठी है। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने सिर्फ इसलिए यह बयान दिया था कि जिन लोगों ने इस्तीफे दिए उनके इस्तीफे मंजूर नहीं होंगे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन नरोत्तम मिश्रा और उनके कार्यकर्ताओं ने जो कुछ किया था उसे पार्टी भूलने वाली नहीं है। जिस तरह पूरे 24 घंटे पूरे दतिया को बंधक बना के रखा गया, नेशनल हाईवे जाम रखा गया, बाजार बंद करा दिए गए, पुलिस पर पथराव हुआ, पुलिस अधिकारी घायल हुए, कार्यकर्ताओं ने अमित शाह की मुर्दाबाद के नारे लगाए, मोहन यादव को मां की गाली दी गई। ये पार्टी भूलेगी नहीं। पार्टी सिर्फ ठंडा करके खाने वाली थी। इसलिए नरोत्तम मिश्रा को कहा गया कि आप तो चुनाव में लगिए। नरोत्तम ने भी कहा, मैं सिर पटकूंगा देहरी देहरी पर जाकर, हाथ जोड़ूंगा लोगों से आशुतोष तिवारी को जिताने के लिए। लेकिन बीच बीच में प्रचार में वे ऐसी बातें भी करते रहे, जैसे मतगणना से चंद रोज पहले उन्होंने कह दिया कि पुलिस और प्रशासन ने कार्यकर्ताओं के साथ नाइंसाफी की है, अत्याचार किया है। भाई, सरकार आपकी 20 साल से, मुख्यमंत्री आपका, 2.5 साल पहले तो आप ही गृह मंत्री थे, पुलिस आपकी, कलेक्टर प्रशासन आपका, कलेक्टर आपका, एसपी आपका, सिपाही से लेकर पटवारी तक सब आपके। तो बीजेपी के राज में बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर इतना अत्याचार कैसे हो गया? तो ये नरोत्तम मिश्रा का जो बयान था वो सांकेतिक था। कार्यकर्ताओं को याद दिलाया गया था कि देखो, इस सरकार में आशुतोष मिश्रा के टिकट मिलने के कारण तुम पर ज्यादती हुई है। तो राजनीति में जो कहा जाता है वो किया नहीं जाता, जो किया जाता है वो कहा नहीं जाता। सर, और जो उस दिन वो मंच पर रो पड़े थे, क्या उसका असर दिखा पूरा? मैं थोड़ा बिल्कुल, उन आंसुओं का भी तो हिसाब चुकाना पड़ेगा। नरोत्तम मिश्रा रोए, उनके कार्यकर्ताओं ने, उनके समर्थकों ने, दतिया के मतदाताओं ने उनके आंसुओं का संदेश समझ लिया। और उसमें यह भी कहा था नरोत्तम ने, लोग समझते मेरा टिकट आशुतोष ने कटवाया है। नरोत्तम ने कहा, आशुतोष तिवारी की हैसियत नहीं है मेरा टिकट कटवाने की। मेरा टिकट बहुत ऊपर से कटा है, जहां तक तुम्हारी पहुंच नहीं है। और कितने संदेश होते हैं बताइए कार्यकर्ताओं को, अपने समर्थकों को, या वोटर्स को जो उन्हें चाहते हैं। और निश्चित तौर पर देखिए, दतिया भले ही चुनाव हार गए नरोत्तम मिश्रा, 3 बार लगातार जीते थे, बहुत लोकप्रिय थे। ठीक है, अपने आचार व्यवहार, कुछ अहंकार के चलते हुए चुनाव हारे,
लेकिन उसके बाद कई बार ऐसा होता है ना, हारने के बाद जनता को लगता है हमने एक बार सजा दे दी, चलो अब इनको माफ कर दिया जाए। वो जो नरोत्तम मिश्रा का खेमा है, वो जो समर्थकों की भीड़ है, उसने नरोत्तम मिश्रा के आंसुओं का हिसाब कर दिया, बीजेपी से उसकी कीमत वसूल ली, पार्टी प्रत्याशी को हरवा कर, अगर ये ट्रेंड जारी रहता है। जी, तो मेरा मेरा कहना, उसको मैं पूर्ण विराम कर दूं, नरोत्तम मिश्रा के लिए आज के बाद राजनीति के रास्ते बेहद कंटकाकीर्ण हो गए हैं। अब उनके रास्ते में बड़े बड़े कांटे बिछे हुए हैं। पार्टी के भीतर से अब मांग उठेगी, आशुतोष तिवारी कहेंगे कि नरोत्तम मंच से कुछ भले ही कहते रहे हो, इन्होंने भितरघात किया है, इन्होंने मुझे हरवाया है। और अब अमित शाह इस वक्त खुद इतनी बुरी तरह घिरे हैं कि वे नरोत्तम मिश्रा जैसे अपनी सेना के पैदल सिपाही को बचाने के लिए पार्टी आला कमान से या नरेंद्र मोदी से या आरएसएस से लड़ने की स्थिति में है ही नहीं। वे खुद इतने कमजोर हैं इस वक्त अमित शाह, और नरोत्तम मिश्रा अमित शाह के खासम खास से पैसा ला रहे हैं। तो नरोत्तम के लिए 2028 तक भटकाव ही भटकाव है। चुनाव हारने के बाद खबरें छपवाई गई कि वे राज्यपाल बन सकते हैं, वे राज्यसभा में जा सकते हैं, वे प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं। एक भी खबर सही साबित नहीं हुई। और अब दतिया में बीजेपी की हार नरोत्तम मिश्रा के लिए बड़ा सवालिया निशान है। जी, चलिए सर, अब देखते हैं कि परिणाम कैसे आएंगे। तो दर्शकों के साथ शाम 6 बजे, 6:30 बजे पूरा डिटेल विस्तृत बातचीत करेंगे। लेकिन सर, होगा क्या जब मोदी जी, जिन्हें अपना माई फ्रेंड्स कह रहे हों, और उन्हें उन्हीं के एक सांसद जिन्होंने सबसे पहले गालियां नवाजी थी, वो उन्हें कह रहे थे, उनका एक वीडियो आज फिर वायरल है कि पंचर वालों की वाला। तो ऐसे देश में क्या फिर उम्मीद करेंगे कि गालियां बंद होंगी? सर, इन सब के हम भी नैतिक जिम्मेदार हैं, हम सब जिम्मेदार हैं। बच्चों को क्या घर में गालियां हम लोग सिखाते हैं? नहीं सिखाते हैं। आज चर्चा बड़ी तेजी से हो रही है कि वहां क्लासें दी गई। मुझे नहीं लगता है किसी ने वहां गालियों की क्लास दी होगी। लेकिन हम झारखंड के छात्र आंदोलन का भी विरोध करते हैं, हम जंतर मंतर के आंदोलन का भी विरोध करते हैं कि सरकारें समय रहते परीक्षाओं पर काबू करें। और जिस आंदोलन का विरोध नहीं, आंदोलन का समर्थन करते हैं, सरकारों का विरोध करते हैं। सरकारों का विरोध करते हैं, आंदोलन का विरोध नहीं करते हैं। हम झारखंड के आंदोलन के साथ भी खड़े हैं और दिल्ली के आंदोलन के साथ भी खड़े हैं। लोगों को न्याय मिले, ये लोग न्याय चाहते हैं, और न्याय देने में सरकार देरी क्यों करती है? बस सर, एक छोटा सा सवाल, इधर हार संसद से फिर भी नहीं गए साहब और साहब के अधिकारी। संसद का सामना करने की हिम्मत नहीं है इस वक्त, क्योंकि संसद में आएंगे तो मंदिर चोरी से लेकर 20 जुलाई के पुलिस जुल्म पर सवाल होंगे, जिनके जवाब नरेंद्र मोदी और अमित शाह के पास नहीं है। अब उन्हें इसी तरह छुप छुप कर रहना होगा। जी शिव कुमार। चलिए सर, आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।